नमस्कार सभी साथियों का स्टडी विद 3 टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक 2 जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कुल 3 कक्षाएं ली थी। अब हमारा जो है टॉपिक 3 जो है शुरू होने जा रहा है और ये जो है एक ही क्लास में जो है पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आगे का जो टॉपिक अपना आने वाला है वो रहेगा भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशल में हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके प्रकार, उनकी विधियाँ, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे भाषा दक्षता का विकास। भाषा दक्षता का विकास क्या होता है, भाषाई बिंब क्या होते हैं, भाषाई दक्षता में ग्रहण व अभिव्यक्ति किस प्रकार से वर्गीकृत हैं, उच्चारण व वर्तन की शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, सारी फैक्ट जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके इर्द गिर्द का सारा कंटेंट जो है यहाँ पर कवर कर लिया है। इस टॉपिक से अब तक जो है रीट परीक्षा में 15 से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से वो प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो है पशु परिचर एग्जाम जो है राजस्थान में 1, 2 और 3 तारीख को, उसमें जो है हमारी ड्यूटी लगी है, तो निश्चित तौर पर समय नहीं मिल पाएगा, तो कक्षाएं 3 दिन जो है वो स्थगित रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो समय है, अभी हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, 27 को भी एग्ज़ाम है, 29 को भी एग्ज़ाम है, तो हम फिर भी हम प्रयास करेंगे कि लगातार आपको क्लास देने का प्रयास करें। अब आप सभी साथी जो हैं अपना सपोर्ट जो है वो चैनल को ज़रूर दिखाएं और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर करें और उनको इन क्लासों के बारे में बताएं। विधिवत तरीके से जो है कक्षाएं हमारी आगे भी चलती रहेगी। देखिए, भाषा के बिंब। भाषा के बिंब क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा की बिंब को लेकर कोई संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आया था रीट 2015 लेवल 2 में कि भाषाई बिंबों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस थे 2, 1, 4 और 7। सामान्यतः हम सब जगह जो है वो 4 पढ़ते हैं, सामान्यतः कितने पढ़ते हैं, 4। लेकिन ऑप्शंस में वहाँ पर 4 था, फिर भी जो है उसको सही नहीं माना गया है और बोनस दिया गया है। रीट 2015 लेवल 2 की बात है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संख्या को लेकर प्रश्न फिर से नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना है। अब ये चारों जो भाषाई बिंब है, जिसमें दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आप निश्चित तौर पर किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी को भी देखते हैं, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला बिंब बनता है उसको कहते हैं दृश्य बिंब। कौन सा बिंब बनेगा, दृश्य बिंब। अब आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो वो क्या बनेगा आपके मस्तिष्क में, श्रव्य बिंब, और इसी को कहते हैं श्रुति बिंब। क्या कहते हैं, श्रुति बिंब। तीसरा बिंब जो आपके मस्तिष्क में बनेगा, उस वस्तु को देखने के और उसको सुनने के बाद आपके मस्तिष्क में उससे रिलेटिव क्या आएंगे, विचार आएंगे। तो तीसरा आपका बनेगा मस्तिष्क में विचार बिंब, और विचार जब आप उस वस्तु के साथ आपके जो भी विचार बन जाते हैं, अंत में आता है भाव बिंब। अब आगे आप देखिए भाषाई दक्षता। भाषाई दक्षता जो है, कई बार इसको भाषाई कौशल भी कहा जाता है, लेकिन भाषाई कौशल कुछ अलग होते हैं, उसके बारे में हम भाषाई दक्षता तो देखिए आप यूँ मान के चलिए कि उसमें कौशल भी शामिल है और कई सारी चीज़ें शामिल है। दक्षता एक व्यापक शब्द है और कौशल जो होता है वो इस दक्षता के अंतर्गत ही शामिल है, तो इसलिए इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, और आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम भाषाई कौशलों का विकास पढ़ेंगे। भाषाई कौशलों का विकास, उसके अंतर्गत इन सब पर हम डिटेल से बात करेंगे, इनकी विधियों के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। लेकिन यहाँ पर अपन भाषाई दक्षता के अंतर्गत ही भाषाई कौशल को देख रहे हैं। भाषाई दक्षता 2 प्रकार से हासिल की जाती है, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति। अर्थ ग्रहण, देखिए ग्रहण करना, अर्थ को ग्रहण करना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार को व्यक्त करना। अब देखिए जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें व्यक्ति जो है अर्थ ग्रहण कब करता है, एक तो सुनकर अर्थ ग्रहण करता है और एक पढ़ने के बाद मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है। अपने विचार को व्यक्त कैसे करता है, एक तो बोलकर व्यक्त करता है और एक लिखकर व्यक्त करता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है ये। सुनना जो है वो मौखिक है और पढ़ना जो है लिखित हुई सामग्री को अर्थ ग्रहण करना है, ठीक है। बोलने में क्या होगा, मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना है, और लिखने में क्या होगा, लिखित रूप से अभिव्यक्त करना है। तो ये भाषाई कौशलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कौन सा लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्राथमिक कौशल है, कौन सा जटिल कौशल है, किसकी कौन सी विधियाँ हैं, कौन सा अनिवार्य कौशल है, किस एक कौशल पर सभी कौशल जो है निर्भर रहते हैं। सारी कुछ चर्चा हम अगले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। यहाँ पर हमने केवल सामान्य सी जानकारी ली है।
अब देखिए भाषाई दक्षता का मनोवैज्ञानिक क्रम ये है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई निश्चित क्रम ऐसा दिया नहीं गया है। भाषाई कौशलों का भी कोई निश्चित क्रम नहीं दिया गया है। मनोवैज्ञानिक क्रम माना जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो अंतर संबंधित होते हैं। एक निश्चित क्रम जो है उसका आवश्यक नहीं है भाषाई कौशलों का। वो सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम जो है भाषाई दक्षता का माना जाता है, जिसमें देखिए कई बार क्या होता है, जिज्ञासा और अनुकरण इन दोनों के बीच में ये प्रयत्न और जुड़ जाता है। जैसे आपको किसी भाषा को सीखने के लिए या भाषाई दक्षता हासिल करने के लिए आपके मन में क्या होगी, सबसे पहले जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आप क्या करोगे, प्रयास करोगे। प्रयास में आप क्या करोगे, उसके बाद आप अनुकरण करोगे। अनुकरण के बाद लास्ट में क्या होगा, उस चीज़ का आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास, या आप अपने अभ्यास में लाओगे। ये एक निश्चित क्रम रहता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम तो है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक निश्चित क्रम है। ये सामान्य तौर पर देखा जा सकता है और सामान्य तौर पर ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। आगे देखिए, आप यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया अब तक। स्मिथ के अनुसार भाषाई दक्षता का विकास जो है उसमें देखिए सामान्य सी जानकारी आपके सामने ये है, ये आपको याद रखना है। मनोविज्ञान में भी कहीं न कहीं ये प्रश्न आ सकता है। स्मिथ जो एक भाषाविद थे, उन्होंने बताया था कि 1 वर्ष का जो बालक होता है वो 3 शब्द सीख जाता है। कितने शब्द? कम से कम 3 शब्द सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक जो है वो 272 शब्द जो है वो सीख जाता है, 272। और 5 वर्ष का जो बालक है वो 2072 शब्द सीख जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष, 3, 272 और 2072। यहाँ से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि ये भाषाई दक्षता को लेकर है, शब्दों का जो है बालक किस उम्र तक कौन कौन से शब्द या कितने शब्द सीख जाता है, तो उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो सारे वन लाइनर रूप में मैंने लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, तो देखिए प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है। बालक जो है अपनी प्राइमरी स्टेज में जो है लैंग्वेज कैसे सीखता है उसके बारे में है। रीड 2015 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है। तो बालक क्या करता है, सबसे पहले किसी भी भाषा को सुनता है, श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद निरीक्षण करता है और उसके बाद अंत में वो क्या करता है, अनुकरण। देखिए यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है श्रवण करने के बाद या जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद वो प्रयत्न करता है उसको, उसके बाद क्या होगा, अनुकरण। तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या होगा, श्रवण करने के बाद वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा और अंत में क्या होगा, अनुकरण होगा। ये प्रश्न आपके रीड में पूछा गया है। तो काफी ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर प्रश्नों की संख्या सीमित है, कंटेंट भी सीमित है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर तक, देखिए किस स्तर तक वर्तनी का ज्ञान, उच्चारण का ज्ञान, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक जो स्तर है ना उस तक आपको जो है कंप्लीट करना है, लगभग कक्षा 5 तक। जैसे देखिए वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर तक हो जाना चाहिए, तो विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर तक, प्राथमिक स्तर तक। रीड 2017 लेवल 2 में पूछा गया है। भाषाई कौशलों का विकास, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, उसका किस कक्षा तक विकास हो जाना चाहिए, तो कक्षा 5। देखिए उम्र तक नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कक्षा स्तर के अनुसार पूछा गया है किस कक्षा तक, तो कक्षा 5 तक जो है बालक को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाना चाहिए। इसीलिए एनसीएफ 2005 भी कहता है कि आप बालक पर जो है किताबों का अनावश्यक बोझ नहीं बनाया जाए, और बालक जो है एक प्रारंभिक संक्रिया गणित की और उसके अलावा भाषाई कौशल जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, केवल उनको सीख लेता है अगर प्राथमिक कक्षाओं तक, तो भी उसकी जो पढ़ाई जो है वो सफल मानी जाती है। शुद्ध उच्चारण तथा उच्चारण को सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, तो उच्चारण को सुधार करने का कार्य भी प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए, क्योंकि अगर बालक जो है शुरुआत में शुद्ध भाषा सीख जाएगा तो आगे जाकर उसको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर उसके उच्चारण में शुद्धता नहीं है तो एक बार अगर वो बचपन में जो है उच्चारण सुधार नहीं हुआ तो बाद में जाके उसको काफ़ी समस्या होगी और संभवतः आगे जाकर वो सही से नहीं बोल पाएगा। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम साधन क्या है, या सर्वोत्तम समय क्या है, तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय जो है वो बाल्यावस्था माना जाता है। साइकोलॉजी के अंतर्गत भी आप पढ़ते हैं कि भाषा विकास का जो काल है मुख्य तौर पर कौन सा है, ये आपके हो जाएगा 6 से 9 वर्ष। बाल्यावस्था का ही भाग है 6 से 9 वर्ष। ये रीड 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। भाषा दक्षता प्राप्त करने का मूल आधार क्या है, बालक सामाजिकरण का भी प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है, परिवार से। बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी कहाँ मिलती है उसको, परिवार में। प्रारंभिक शिक्षा यूं देखा जाए औपचारिक रूप से तो विद्यालय में मिलती है। अगर यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से कहाँ मिलेगी उसको, विद्यालय में। लेकिन विद्यालय जाने से पहले भी वो अनौपचारिक रूप से कहाँ सीखेगा, परिवार में रहकर। रीड 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 में।
अब देखिए, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है, किस प्रकार की लैंग्वेज बालक सीख जाता है। तो बालक विद्यालय जाने से पहले जब परिवार में रहता है तो सामान्यतः बोलचाल की जो भाषा होती है उसको सीख जाता है। ये प्रश्न सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है, अपने रीट 2015 लेवल 2 में भी पूछा गया है। तो बोलचाल की भाषा जो है बालक परिवार में रहकर सीख जाता है। अब देखिए, दक्षता का निर्धारण कैसे होगा कि बालक को किस कक्षा स्तर तक क्या चीज़ें जो है, क्या दक्षता है उसको प्राप्त करनी है, किस कक्षा स्तर तक कौन कौन सी दक्षता है हासिल करनी है, इसका निर्धारण होगा बालक में अधिगम के प्रतिफल। इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, लर्निंग आउटकम्स में क्या होता है कि बालक जो है कितना सीखता है, अधिगम के प्रतिफल, इसी को कहते हैं हिंदी में अधिगम के प्रतिफल। इसके आधार पर निर्धारण होता है कि बालक जो है दूसरी कक्षा तक क्या सीखेगा, तीसरी कक्षा तक क्या सीखेगा, चौथी कक्षा तक क्या है, पांचवी कक्षा तक क्या है। तो देखिए, विद्यालय में ये लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, अधिगम के प्रतिफल, इनके चार्ट कक्षा में लगाए जाते हैं। कक्षा 3 का है तो कक्षा 3 में लगेगा, कक्षा 4 का है तो कक्षा 4 में लगेगा, और कक्षा 5 का है तो कक्षा 5 में। जैसे कि बालक को 10 तक पहाड़े आ जाना चाहिए, बालक को मात्रा वाली जो है वर्णों का मात्रा वाले शब्द जो हैं वह सीख जाना चाहिए, बारकड़ी का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा वर्ग का ज्ञान है, आकृतियों का ज्ञान है। अलग अलग विषय पे अलग अलग दक्षताएं जो होती हैं वो निर्धारित होती हैं। उसका निर्धारण किससे किया जाता है, अधिगम के प्रतिफल के आधार पर। ये टॉपिक जो है आपके मूल रूप से मनोविज्ञान में है, आपके मनोविज्ञान के ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा है। उसके अलावा देखिए, आप ये आपके एसएसटी की शिक्षण वीडियो में एक अलग से टॉपिक है पूरा अधिगम के प्रतिफल। इसलिए यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। मनोविज्ञान में भी कोई भी प्रश्न यहाँ से अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। ध्वनि को लिपि में बदलना, ध्वनि जो होती है उसी को लिपि में बदलना क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। ध्वनि को लिपि में बदलना क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है, ये है आपके अभिवृद्धि मापनी। ये आप मूल्यांकन के अंतर्गत और वहाँ पर आप पढ़ोगे कि जैसे मूल्यांकन जब आप करते हो तो उसके अलग अलग साधन होते हैं, परिमाणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। उस गुणात्मक के अंतर्गत जो है अभिवृद्धि मापनी और अन्य जो है कई सारी मापनियाँ उसमें आती हैं, जैसे रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया। और जो आपके मात्रात्मक जो होगा उसके अंतर्गत आपके लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं शामिल रहती है, ठीक है। अब देखिए आगे, उच्चारण शिक्षण। उच्चारण यानी बोलने से संबंधित जो शिक्षण होगा वो किसमें होगा, मौखिक रचना के माध्यम से होगा। ये भी एक प्रकार से दक्षता है। और वर्तनी शिक्षण भी एक दक्षता है, ये आपके लिखित रचना के माध्यम से। वर्तनी का मतलब क्या होता है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान का अर्थ है, मतलब कोई शब्द जो है उसको शुद्ध किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जैसे एक शब्द है उज्ज्वल, जो है ये उज्ज्वल शब्द जैसे इस प्रकार से शुद्ध है, और ये उज्ज्वल जो ये लिखा हुआ है ये जो है वो क्या है, अशुद्ध है, और ये शुद्ध है। तो यहाँ पर वर्तनी का ज्ञान जो है वो लिखित रचना के माध्यम से होगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य, देखिए गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया था। तो मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ का क्या करना है, दोहराव करना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराना। लेकिन इसके अलावा अगर और उद्देश्य पूछा जाए तो स्वाध्याय भी इसका उद्देश्य होगा। स्वाध्याय भी, सेल्फ स्टडी भी जो है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। और उसके अलावा पाठ का अभ्यास करना, काफ़ी सारी जो सामान्य बिंदु हैं वो गृह कार्य के मुख्य उद्देश्य मतलब उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ का दोहरान करना। नेक्स्ट आप देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि को लेकर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है रीट 2012 लेवल 2 में, वहां पर गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण वगैरह दे रखा था। तो आपको मैंने पूर्व में भी जब गद्य शिक्षण पढ़ाया था तब बताया था कि शब्द भंडार में वृद्धि जो है गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ग्रहण व अभिव्यक्ति के अतिरिक्त। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, गद्य शिक्षण के अंतर्गत भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो निबंध जो होता है ये गद्य की ही एक क्या है, विधा है। गद्य की कई सारी विधाएं हैं, जैसे नाटक, एकांकी, कथा, कहानी। तो उसके अंतर्गत निबंध भी एक विधा है, और उस विधा के अंतर्गत शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द ज्ञान का बोध करवा जाता है। अब देखिए, उसके अलावा रीट 2015 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया है। वहां पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा था कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है, तो शब्द भंडार में पहला ऑप्शन था शब्दकोश के माध्यम से, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के माध्यम से, और शिक्षक नए शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप सभी को पता है कि अगर डिक्शनरी को पढ़ेगा शब्दकोश को तो भी शब्द भंडार में वृद्धि होगी, स्वाध्याय करेगा, सेल्फ स्टडी पठन का कार्य करेगा तो भी भंडार में वृद्धि होगी शब्द भंडार में, और शिक्षक द्वारा नए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो भी बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो ये तीनों उपयुक्त सभी वहां पर ऑप्शन सही था, ठीक है। तो 2 प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं।
अगला है भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या तात्पर्य है। अब देखिए बहुमुखी प्रयास का मतलब जैसे आपको रीट में सिलेक्शन लेना है तो आप कई तरीके से हाथ पांव मारते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन कोर्स भी लेते हो, ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हो, कोई टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ आ गई है, किसी ऐप पर कोई पीडीएफ मिल गई है, कोई टेस्ट मिल गया है, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया। मतलब ये जो बहुमुखी मतलब बहुत तरीके से आपने प्रयास किए हैं, इसी को कहते हैं बहुमुखी प्रयास। अब देखिए भाषा शिक्षण में सिखाना क्या है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का तात्पर्य है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। यानी कि जैसे आप गणित पढ़ा रहे हो तब भी भाषा से संबंधित कोई शब्द वहां पर आ गया तो उसके शब्द शुद्धि के बारे में बता दी, उसके विलोम शब्द के बारे में बता दिया, उसकी संरचना संधि समास के बारे में बता दिया। उसके अलावा गणित की स्वयं की भी एक भाषा होती है, तो वहां पर भी जो है भाषा पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ यही है कि जैसे आप हिंदी भाषा सिखानी है, अब आप भले सामाजिक पढ़ा रहे हो, भले आप संस्कृत पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, विज्ञान पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, वहाँ कोई शब्द आ गया उसको हिंदी से तुरंत जोड़ते हुए हिंदी व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो, भाषा का ज्ञान दे रहे हो, तो वो आपको हो जाएगा बहुमुखी प्रयास। रीट 2012 लेवल 1 में पूछा गया है। अब एक टेक्निकल शब्द है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता या बहुभाषी कक्षा कक्ष किसको कहते हैं? एक ऐसा कक्षा कक्ष जिसमें बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले छात्र हो, जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र, जैसे एक छात्र गुजराती बोलता है, एक छात्र मराठी बोलता है, एक छात्र राजस्थानी बोलता है, तो ऐसी कक्षा कक्ष को कहा जाता है बहुभाषी कक्षा कक्ष। और ऐसे वातावरण को कहा जाता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता शब्द जो है या बहुभाषिकता जो होता है वो एक संसाधन है, समस्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके सीटेट में काफी बार पूछा गया, अगर रीड में पूछ ले तो 100% आपके सही हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी कक्षा कक्ष जिसमें अगर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है तो एक दूसरे को देखकर सुनकर दूसरे छात्र भी सीखेंगे तो एक अच्छा वातावरण मिलेगा, इसलिए ये एक संसाधन है न कि एक समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके लास्ट स्लाइड जो है इस टॉपिक से रिलेटिव है कि भाषा दक्षता जो है उसका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया था और सही आंसर था आपके उपयुक्त सभी। क्योंकि शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी भाषा दक्षता का विकास होगा। भाषा दक्षता का मतलब ये होता है कि भाषा में आपको क्या हासिल करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, निपुणता प्रवीणता हासिल करनी है। उसके लिए सारी जो गतिविधियां होगी, शुद्ध उच्चारण हो गया, शुद्ध लेखन हो गया, शुद्ध लेखन का मतलब वर्तनी का सही ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान हो गया, आपको शब्द रचना का ज्ञान हो गया, आपको सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल का विकास हो गया, सामान्य बोलचाल की भाषा हो गई। सारी जो है बिंदु वो भाषा दक्षता के अंतर्गत शामिल होंगे। तो आपके उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके टॉपिक 3 जो है ये समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटिव सारे जो PYQ जो हैं वो स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिए हैं। वहाँ पर इस क्लास को देखने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट देने के बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यहाँ से अब कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आपके गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।